नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पिछले 1.5 सालों से पूरे देश के लोगों की सेहत चिंता का विषय बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना नामक महामारी ने हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या और इतनी चुनौती पेश की है, जिससे निपटने में हमारी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सारी स्थितियां कहीं न कहीं खतरे में पड़ती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन हमारी जज्बात ने उन सब पर काबू पाने में सफलता मिली हमें, और हम सफल रहे ये कह सकते हैं। लेकिन इस दौरान देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई और हमारे जीडीपी की जो तिमाही ग्रोथ का जो फंडामेंटल है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आई कि लगा कि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था कहीं गर्त में न चली जाए, ये भी एक संशय बना। लेकिन 2021-22 के पहले तिमाही में, अर्थात मार्च के बाद जब अप्रैल से शुरू करते हैं, अप्रैल, मई, जून का जो ग्रोथ रेट है वो 20.1 ग्रोथ रेट पर हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। हमारा जीडीपी इस स्तर पर आका जा रहा है। तो इस तरीके से जो 20-21 का ग्रोथ रेट था, जो माइनस में था, अब हम न सिर्फ प्लस में गए हैं बल्कि एक उत्साहवर्धक उछाल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी आर्थिक सेहत की ओर इशारा कर रहा है, इस बात की तरफ कि हम बहुत तेजी से उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जिसमें देश की अर्थव्यवस्था न सिर्फ पटरी पर लौटेगी बल्कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गेन करने का जो प्रधानमंत्री का सपना है वो भी पूरा हो सकता है। वो पूरा होगा या नहीं, इस तिमाही के ग्रोथ रेट का जो दौर है आगे किस तरह से बढ़ेगा या घटेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर राजनीतिक और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है। आज एवी स्टार न्यूज़ पर राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञ राहुल लाल, जो नवयुवक हैं और तमाम मुद्दों पर लिखते रहते हैं, बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनल्स पर भी अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, आज वो हमारे साथ जुड़े हैं और बताएंगे कि ये जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है पहली तिमाही का, उत्साहवर्धक अगर है तो देश की माली हालत आगे आने वाले समय में कैसे होगी। राहुल लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। 20.1 ये ग्रोथ रेट है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग जिस तरह से तमाम झंझावातों से निकले हैं हम लोग, और माइनस में हमारी विकास दर थी, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये हम लोगों को एक आशावादी आंकड़ा प्रदान कर रहा है, क्योंकि 20% विकास दर एक काफी बड़ी बात होती है जी। हालांकि ये इसके पीछे ये भी एक चीज है कि हम जो इसी तिमाही में, चूंकि हमारा जो निगेटिव ग्रोथ रेट था पिछले वर्ष वो -24% था। हाँ। तो एक तरह से जो हम लोग एक बड़े स्तर पे, बहुत नीचे के लेवल पे थे और वहां से हम लोगों ने एक ऊंचाई का छलांग लगाया है। और ये इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोगों को, पूरे देशवासियों को जो है, क्योंकि देखिए जब आप इस तरह की कोई भी चीज प्राप्त करते हैं, क्योंकि जीडीपी को अगर सामान्य लोग समझे अगर इसको, तो इसका मतलब है कि सरकारों ने अपने ढंग से काम किया, लोगों ने अपने ढंग से काम किया। तो ये जो 140 करोड़ की जो पूरी जनता है और जो सभी सरकारें हैं यहाँ पे, उन सबों का एक समन्वित, इसको हम लोग टीम वर्क कह सकते हैं सर इसको, कि ये पूरा टीम वर्क में ये काम हुआ है। तो और एक हमें संकेत देता है कि नहीं, अभी भी हम लोग यहाँ से तमाम चीजों के बावजूद हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये घटनाएं उस समय में घट रही हैं जबकि संपूर्ण दुनिया में, अगर हम लोग पिछले साल से देखें तो कोरोना के जो पूरे मामले हम लोगों को नजर आते हैं वो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखें, अगर केवल चीन को छोड़ दीजिए, क्योंकि चीन में हम लोगों ने देखा कि उसने एक तरह से वो बहुत तेजी से उसने रिकवरी दिखाई है अपनी। तो वो तो पूरा का पूरा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है कि दिवाकर जी वो चल रही है कि क्या हो रहा नहीं रहा, लेकिन बाकी दुनिया को उठने में काफी समय लगा। उस दृष्टि से हम लोगों की गति तेज है, इसमें कहीं कोई शक वाली चीज नहीं है। हमारी जो गति है, इसके तेज होने के पीछे वो जो कारक हैं, जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, उस पर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसका सबसे पहला प्रमुख कारण तो यह है कि अगर हम लोग देखें कि सरकार ने त्वरित तौर पे, अगर आप पिछले साल के समय को हम लोग याद करें कि देखिए इस बार का लॉकडाउन, और अगर हम लोग पिछले साल के लॉकडाउन का वर्णन करें हम लोग, तो लॉकडाउन तो ये भी खतरनाक रहा, लेकिन पिछले साल का लॉकडाउन जो है वो 100% बंद था वो, तो उसका दुष्प्रभाव काफी कठोर था। लेकिन उसके बाद त्वरित तौर पे अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से
अब लगातार पैकेजेस की घोषणा हो रही थी। और देखिए कई बार ये समस्या उठती है कि आप सरकार जो घोषणा करती है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में क्या है कि साइकोलॉजिकल मूड्स वो बड़े मायने रखते हैं कि आपका वो साइकोलॉजिकल मूड किस रूप में दिख रहा है, वो कितना पॉजिटिव है और वो कितना निगेटिव है। तो एक तरह से ये जरूर सबों को दिख रहा था कि सरकार काफी प्रयास कर रही है इस पूरे मामले से निपटने के लिए, इस पूरे मामले से बाहर आने के लिए सरकार जो है वो प्रयत्नशील है। तो हम आप इसी कारण से गौर करेंगे, पूरे दुनिया को ये चीज लगता हुआ रहा कि हमारे यहाँ पे आप देखिए शेयर बाजार आप देख लीजिएगा, लोगों को उसमें लग भी रहा था कि आंकड़े तो जीडीपी के आंकड़े तो निगेटिव में है, लेकिन क्या कारण है कि भारतीय शेयर बाजार लगातार उछाली जो है कि वो उछाल की तरफ जा रहा था। हाँ बिल्कुल। जब आप ये लोगों को कंट्राडिक्शन नजर आ रहा था, इसका कारण दिवाकर जी इसी चीज में छुपा हुआ है। अच्छा, कि यहाँ पे एक भरोसा था, देखिए अर्थव्यवस्था भरोसा से चलता है कि हाँ एक संकट आया हुआ है, क्या इस संकट में ये सरकार निपट सकेगी, क्या भारत का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा संरचना है वो निपट सकेगा। तो वो भरोसा कभी खोया नहीं हमारे अर्थव्यवस्था में, और उस भरोसा के कारण से लगातार जो है कि हमारा शेयर बाजार जो है कि उस समय भी एक नया ऊंचाई बना रहा था, और वो भी पूरे दुनिया भर में डिबेट का विषय था। महत्वपूर्ण बात आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि भरोसा, तो भरोसा भारत के लोगों ने भी नहीं खोया और विदेशी निवेशक जो थे वो भी शायद भरोसा रख पाए, ये भी आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि देखिए सरकार लगातार प्रयत्नशील दिख रही थी, लेकिन संकट काफी बड़े पैमाने पे था, और वो संकट ऐसा नहीं था कि किसी कदम से कुछ मामला त्वरित तौर पे वो जादुई छड़ी की तरह वो समाप्त हो जाने वाला मामला नहीं था। ये सबको समझ में आ रहा था कि भाई 100 वर्षों के बाद का ये ऐतिहासिक सबसे बड़ा संकट है। ये भी चीज सबों को समझ में आ रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं पहले से भी चली आ रही थी। हम लोग याद है कि हम लोग पहले से भी दिवाकर जी हम लोग चर्चा करते हुए रह रहे थे कि अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें, मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि किन तमाम परिस्थितियों के बाद आज हमारा ग्रोथ रेट 20% है, उसको समझने के लिए थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएंगे, लोगों को और इसका महत्व और समझ में आएगा। देखिए कोरोना का मामला पूरे दुनिया में पहले से चल रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने देखा था कि IL&FS का जब भारत में जो वो ढह गया, जब वो विवाद पूरा सामने में आया, तो एक तरह से हम लोगों ने 2017-18 में ही हम लोगों ने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कई तरह की चुनौतियां उभरनी शुरू हो गई। भारत में घरेलू तौर पे IL&FS का मामला और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे उसमें चल रहा था चीन अमेरिका का ट्रेड वॉर। ये दोनों स्थितियां ऐसी बन रही थी जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। और कोरोना काल से पहले ही अगर हम लोग देखें तो हमारा ग्रोथ रेट लगातार जो है वो नीचे की तरफ अग्रसर हो रहा था, और वो हर तिमाही वो नीचे गिर रहे थे। और लगातार मैं आपके साथ डिबेट में उसमें बैठ भी रहा था कि लगातार क्या कारण है कि वो नीचे गिर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, तो उस समय भी हम लोग परिचर्चा करते थे। तो जब कोरोना आया है जिस समय, तो कोरोना से पहले भी हमारे अर्थव्यवस्था की जो फंडामेंटल्स है उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। अच्छा, हाँ, हम लोग कोरोना से पहले भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे, और हमारी ग्रोथ रेट गिरते हुए वो 3.2% तक तिमाही ग्रोथ रेट वो पहुंच चुका था। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि आप कोरोना से पहले ही 3.2% पे गिरते हुए पहुंच गए थे, और कहां से गिर रहे थे हम लोग। अगर मैं याद दिलाऊं दर्शकों को, तो 2016-17 के प्रथम तिमाही में जो भारत का ग्रोथ रेट था वो था 9.2%। 9.2% से गिरते हुए हम लोग आ गए थे 3% के ऊपर। और फिर उसके बाद कोरोना महामारी, तो कोरोना महामारी के बाद के तो सारी स्थितियां दर्शक देख रहे हैं। तो इस स्थिति में जो हम लोग एक तरह से अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं वो हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई हम लोग कितने ऊंचाइयों पे आज खड़े हैं कि 20% के ग्रोथ रेट पे हैं। तो ये जो मामला है ये मामला पूरा भरोसा का है, और ये देश की जनता का भरोसा, सरकार के ऊपर भरोसा, सरकार का भी एक तरह से धैर्य नहीं खोना इस विपरीत परिस्थिति में। देखिए अब इस समय जो पूरे दुनिया का ध्यान है दिवाकर जी वो ये है कि ये सबों को पता है कि अगर आप कोरोना का कोई समुचित इलाज नहीं करता तो लॉकडाउन की स्थितियां कभी भी बन सकती। बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में अभी दुनिया आपके किस एक्टिविटी पर सबसे ज्यादा नजर रख रही है? इस समय नजर दुनिया रख रही है कि आपके टीकाकरण की गति क्या है। और ये एक खुशी वाली चीज है कि कम से कम इसमें भी रिकॉर्ड बना रहे हैं हम, इसमें भी हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं कि भाई एक दिन में 1-1 करोड़ जो है कि वो टीके लग रहे हैं। तो एक तरह से हम एक बड़े आबादी को अगर हम टीकाकरण कर देंगे तो पूरी दुनिया का विश्वास और भरोसा फिर से कायम होगा कि नहीं, ये एक सही जगह पे सही दिशा में सारे काम हो रहे हैं। राहुल, अगर आपको याद होगा तो हम लोग बराबर चर्चा करते थे, जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, और हमारी आपकी चर्चा सबसे ज्यादा कोरोना काल में हुई है जब कोरोना का पहला अटैक हुआ था। हम लोग ऑन स्क्रीन इसकी चर्चा करते थे
और मैंने तब कहा था, अगर आपको याद होगा, कि कोरोना इस देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करेगा, और शायद वही स्थिति है। आप उन्हीं बातों पर जिक्र भी कर रहे हैं ना। बिल्कुल, देखिए कोरोना के कारण हमारे दशा दिशा पे पूरा का पूरा फर्क पड़ा है और ये हमारे इसको निर्धारित कर रहा है, इसमें कहीं से कोई शक वाली चीज नहीं है। देखिए, चूंकि आपके इन वाक्यों के गहराई को समझने के लिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि देखिए 20% ग्रोथ रेट जरूर है, लेकिन इस 20% ग्रोथ रेट के साथ चूंकि जब हम लोग तुलना करते हैं तो हम लोग जस्ट पिछले ही बेस ईयर से हम लोग तुलना करते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि वो -24 था, तो -24 के तुलना में हम लोग 20% के ग्रोथ रेट पे हैं। तो ये अगर मान लीजिए कि ये स्थितियां नहीं होती और इसी तरह के प्रयास होते, तो सोचिए कि हम लोग का ग्रोथ रेट कहां पे पहुंचता, कहां होता। तो एक तरह से इन चुनौतियों के बीच में आप सोचते हैं ना कि एक बाधा दौड़ होता है और एक सामान्य दौड़ होता है। तो राहुल मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो कौन कौन से कोर सेक्टर हैं जिसमें हमने कोरोना के इस काल में, और खास करके जो लॉकडाउन, सीमित लॉकडाउन हुआ, आंशिक लॉकडाउन, और लॉकडाउन को हमने ज्यादा मैनेज किया एक तरह से, तभी तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी। वो कौन से सेक्टर हैं जिसने इस तरह का बूम देने में एक बड़ी भूमिका निभाई, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज तो जो इस बीच में रहा हम लोगों का, एक तरह से कह लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट रहा। अच्छा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन जब आप इस तरह के संकट के समय में जब आप कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, तो वो एक लोगों में विश्वास पैदा करता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। एक पॉजिटिविटी होना चाहिए निगेटिविटी के माहौल में। क्योंकि देखिए, परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, कल कारखाने बंद थे, कोरोना के बीच में एक तरह से जो है कि हमारा जो सप्लाई लाइन था वो डिस्टर्ब था, तो उसके जो परिणाम हम लोगों को, जो सरकार चाह रही थी, जो हम लोग चाह रहे थे, वो सबको पता है कि वो परिणाम हम लोगों को नहीं दिखे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक तरह से एक आशा बनी हुई रही कि हाँ, हम उन चीजों को संभालेंगे। तो एक तरह से जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट था, उसने मान लीजिए उत्तर प्रदेश का, या आप अगर उत्तर प्रदेश की योजना को लेंगे, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट, हम एक जिले में एक उत्पाद को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। भाई अलीगढ़ है तो वो ताला से संबंधित चीजों को करेगा, कोई और क्षेत्र जिन उत्पादों को कर रहा है। तो इससे उससे जुड़े हुए जो सारे लोग थे, जो पूरा सेक्टर था, उनके पास बना हुआ था कि चलिए अभी संकट का दौर चल रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान है इस पूरे मामले के ऊपर। तो जो चाहे वो कालीन व्यवसायी हो, चाहे वो ताला व्यवसायी हो, तो चूंकि देखिए एमएसएमई को इसके ऊपर से झटका काफी ज्यादा लगा है पहले से ही पूरे मामले से। बड़े जो उद्योगपति हैं वो तो देखिए वो अपना मोर्चा संभालने में स्वतः सक्षम थे, लेकिन छोटे जो हमारा छोटा प्रक्रम था, उसको एक विश्वास चाहिए था कि आप इस संकट के बाद भी आप तैयार रहिए, चीजें खुलेंगी। और हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके वहां पे भी हम लोगों को गति दिख रही है आज के समय में। राहुल, हम लोग अगर देखें, राहुल आप अगर देख रहे होंगे तो एक समस्या तो है, एक समस्या दिख रही है कि अर्थ की गति तेज है, हम आगे बढ़ रहे हैं सम्मिलित रूप से माना जाए, लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये डाटा, ये पैराडॉक्स कहां से, ये किस बात की ओर संकेत कर रहा है? ये देखिए, ये इस चीज के ऊपर संकेत कर रहा है कि लॉकडाउन में जो सारे लोग बेरोजगार हुए, वो अभी भी एक तरह से जो है कि उनको रोजगार वापस नहीं मिला है, पहली चीज। और जो लोग वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों में एक तरह से जो वर्तमान में भी, अगर हम इसको सामान्य ढंग से अगर हम लोग समझें, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति वो कितना बचत करता है और वो कितना खर्च करता है। आज के समय में ये स्थिति है कि चूंकि लोगों ने कभी लॉकडाउन की परिस्थितियां देखी नहीं, फर्स्ट लॉकडाउन भी लोगों ने देखा, सेकंड लॉकडाउन भी लोगों ने देखा है। उस लॉकडाउन के दरमियान में लोग बेरोजगार भी हुए, या फिर जो लोग रोजगार में हैं उनके भी वेतन घट गए, यानी वो पुराने वेतनमान पे रोजगार में नहीं रहे। तो ऐसे स्थिति में देखिए अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मांग, जो डिमांड है, वो काफी आवश्यक घटक होता है दिवाकर जी, कि आप डिमांड मार्केट में जनरेट हो। लेकिन जब लोगों में डर इस तरह का हो, मान के चलिए कि अगर मैं मार्केट गया हूं, पुरानी परिस्थिति होती कि हमारे पास सेविंग भी है, क्योंकि लोगों के पास सेविंग है भी, तो वो आप उनको वो अगर एक जींस खरीदने के लिए जाते तो उसके बदले में मार्केट जाते 4 सामान और खरीद के ले आते हो। लेकिन अभी इस समय क्या है कि लोग आवश्यक वस्तुओं पर ही सामान्य जनता खर्च कर रही है, इसमें जो जीवनोपयोगी वस्तु लग रही है। तो जब आप उस तरह का डिमांड नहीं करते तो फिर अब आप क्या हो रहा है कि कंपनियां उत्पादन किस लिए करेंगी फिर, क्योंकि उनका उत्पादन प्रोडक्शन पे जो है कि वो गतिशीलता वहां पे नहीं हो रही है। तो उससे फिर ये हो रहा है कि वो प्रोडक्ट का उत्पादन कम कर रहे हैं। जब वो उत्पादन कम कर रहे हैं तो फिर एक तरह से उनको कर्मचारियों को रखने की जरूरत कम पड़ रही है उनको। लेकिन हाँ,
एक थोड़ा समय में हमें विश्वास है कि जब समय का कालचक्र का पहिया थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो लोग डिमांड भी में भी वृद्धि करेंगे और आपको रोजगार में भी वृद्धि आगे चलकर दिखनी चाहिए। मतलब लेकिन हाँ, सप्लाई की सारी तैयारियां थीं, लेकिन सब कुछ लॉकडाउन के कारण रुका और इसके कारण से डिमांड भी गिर गया, इसके कारण से रोजगार भी घटा, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार को इस मामले के ऊपर जो है कि डिमांड के ऊपर, देखिए मैं शुरुआत से कुछ मामलों पर सरकार से मेरी असहमति भी रही है। जैसे आपको याद होगा कि 1,45,000 करोड़ रुपया सरकार ने कारपोरेट सेक्टर को उसमें जो आरबीआई से लिया था वो छूट एक तरह से उन्होंने कंपनियों को दी थी। तब भी मैंने आपके कार्यक्रम में आपके साथ डिबेट में मैंने कहा था उस समय भी डिमांड की तरफ समस्या थी। राइट। आप मान के चलिए कि अगर हमारी एक कंपनी है और वो पहले से अभी उसकी जो कुल कैपेसिटी है उस क्षमता में हम उत्पादन करते हैं और मार्केट में उसका डिमांड नहीं है, सरकार अगर हमें छूट दे रही है तो हम उस छूट का प्रयोग नए कंपनी या नए कारखाने के उत्पादन में नहीं लगाएंगे, बल्कि मैं क्या करूंगा, अपना बैलेंस शीट सुधारने में उस पैसे का प्रयोग कर दूंगा। तो ये चीज सरकार का पूरा फोकस जो आज के समय में होना चाहिए, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को संदेश देना चाहूंगा कि आप सप्लाई साइड पे हम लोगों का ध्यान पहले से फुल रहा है, अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए डिमांड साइड के ऊपर कि हम डिमांड को किस तरह से इंक्रीज करें। राइट। इसमें आपको याद होगा कि निर्मला सीतारमण के कुछ कदम काफी अच्छे थे पिछले साल। जैसे उन्होंने ये कहा कि भाई यात्रा भत्ता जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं, सही। आप उसको इतने इतने महीने तक में आप यूज कर लीजिए, यात्रा का आप कूपन टिकट लाइए, जिस होटल में रुके हैं वो होटल का टिकट लाइए। तो उस तरह के कुछ प्रस्ताव को फिर से नए पैमाने पे, बड़े पैमाने पे आपको लाना पड़ेगा। यानी सरकार को भी डिमांड इंक्रीज करने में साथ में खड़ा होना पड़ेगा फिर से, क्योंकि सप्लाई की स्थिति अच्छी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डिमांड होगा तो हमारी कल कारखाने की कैपेसिटी है और डिमांड तभी होगा जब हमारी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि आपको पेइंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जैसे सरकार कुछ काम कर रही है, 80 करोड़ जनता को जो है कि वो राशन की व्यवस्था उपलब्ध करा रही है और किसानों को 2,000 रुपया का जो है कि वो भी एक तरह से किसान सम्मान निधि की राशि प्रदान कर रही है। ये कुछ कार्यक्रम सरकार के पहले से चले आ रहे हैं। राहुल, आपने किसान निधि का जिक्र किया और गांव की बात आपने कर दी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं 4 महीने गांव के प्रवास पे रहा, अपने ही गांव गया और वहां से कई गांव का मैंने दौरा किया और बिल्कुल मैं गांव में रह रहा था। 4-5 महीने मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था वास्तव में भारत की धुरी है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत हुए। और कोरोना काल की बात मैं कर रहा हूं, और जो कोरोना का ये जो दूसरा फेज था उसका जो सबसे खतरनाक दौर था, गांव में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के काम हुए। तो लोग जो बाहर से आए, बॉम्बे, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों से अपने गांव पे पहुंचे, तो वहां पर घर बनवाना, खेत खरीदने की कोशिश करना, ये एक आम नागरिक की बात मैं कर रहा हूं। इसको आप अर्थव्यवस्था के किस नजरिए से देखते हैं? मैं बिल्कुल अपनी रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं, ये कोई पढ़ी हुई बात नहीं कर रहा हूं। जी जी। देखिए मैं आपको अब इसको 2008 की आर्थिक मंदी हो, आपको याद होगा कि 2008 में भी दुनिया में कितनी बड़ी अमेरिका के बड़े बड़े बैंक जो है कि वो लगातार कोलैप्स कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था बची हुई थी, वो केवल और केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण। अभी जो आप 20% का आंकड़ा देख रहे हैं, ये जो 20% के आपको आंकड़े नजर आ रहे हैं, वो आंकड़े ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही वो उसी के कारण से आंकड़े भी नजर आ रहे हैं। राइट। क्योंकि देखिए शहरी उपभोक्ता है उसमें डिमांड तो अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले ही बताया कि बेरोजगारी की समस्या शहरी अर्थव्यवस्था में अभी बनी हुई है। लेकिन चूंकि सरकार का फोकस एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रहा, वहां पे मनरेगा के चाहे स्कीम्स हो, चाहे दूसरे बड़े जो है कि सरकार का एक महत्वाकांक्षी स्कीम जो है कि सबके लिए आवास योजना, तो वो लोगों को उस आवास से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, उसके पहले हम लोग लगातार देख रहे हैं शौचालय से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, तो वो एक तो आपका काम भी हो रहा है। सड़कों से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधित जो दूसरे कार्यक्रम हम लोग देख रहे हैं, तो वो चीजें लगातार हुई। इसलिए जो लोग बेरोजगार होकर गांव पहुंचे, वो उनको देखिए 2 सुविधाएं मिली। एक तो उनको राशन की सुविधा भी सरकार की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध हुई, और दूसरी चीज की गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा था तो उनको गांव में रोजगार भी मिला। तो ये स्थिति नहीं हुई जो आपने आंखों देखी भी जो स्थिति बताई। तो इसलिए इन लोगों की जो सारी डिमांड आप देख लीजिए, जो कंपनियों के डिमांड रहे, जो जिसको हम लोग एक तरह से जो फास्ट कंज्यूम होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, उनका उन सब चीजों का डिमांड ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बना रहा। और इस 20% के ग्रोथ रेट में उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम लोग कदापि नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और फिर से भारत ने दिखा दिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी धुरी 2008 में भी थी और आज 2020-21 में भी आज भी है। लेकिन राहुल, अगर हम शहरी अर्थव्यवस्था की बात करें, और एक बैकबोन भी बन सकता है और बनता रहा है पिछले 1-2 दशक से, जिस तरीके से
टूरिज्म की बात कर लें हम, टूरिज्म में तो बहुत स्थिति खराब है अभी भी, क्योंकि भरोसा इसलिए नहीं कि लोग जाना ही नहीं चाहते, होटल्स में रुकना नहीं चाहते, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचना नहीं चाहते, एक डर बना हुआ है कि कोरोना कोरोना कोरोना। इस सेक्टर में बूम लाने के लिए क्या ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे इसको तेजी मिले? बड़ा गंभीर सवाल उठाया है। मैं इस बीच में हमें भी कोरोना के काल के दरमियान में कुछ जगहों पे जाने का जो है कि मीडिया के कामकाज से कई 5 स्टार होटल तक में भी जाने का मौका मिला, और मैंने देखा कि जो मेंटेनेंस कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में था, उसकी सुविधाओं में बड़ी व्यापक कमी थी, और उन लोगों ने खुद ही स्वीकार किया कि अभी हम पहले वाली सुविधा देने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे। राइट। एक तरह से अगर जो होटल्स हैं, चाहे वो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, उनका क्लियर कहना है कि चाहे हमारा आप होटल हमारा चले या ना चले, लेकिन कम से कम 70 से 80 लाख रुपया पर मंथ का हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है हमारा, जिसमें कि हम कटिंग नहीं कर सकते। और स्पष्ट है कि देखिए पिछले फरवरी वगैरह से ही एक तरह से टूरिज्म का मामला बिल्कुल रुका हुआ है, लोग रुके हुए हैं। तो अब जैसे जैसे हमें लग रहा है कि तो देखिए इन सब मामलों का भी समाधान कहीं न कहीं टीकाकरण में ही है कि जैसे टीकाकरण होगा, लोगों में उत्साह बढ़ेगा तो लोग जाएंगे। और दूसरी चीज की देखिए उस सेक्टर को भी सरकार से थोड़े जो पैकेज की भी वो मांग रख रहे हैं लगातार। जी। चाहे आप देखिए जो उनके ट्रांसपोर्ट से संबंधित लोग हैं, या पूरा का पूरा वो सेक्शन है जिसके ऊपर अभी भी सरकार का ध्यान उस रूप में नहीं गया है। तो जब उन लोगों से आप बातचीत कीजिए तो वो सरकार से भी एक तरह से मांग करते हैं वो कि हमें कुछ मदद चाहिए। तो हमारे विचार से कुछ ये चीजें, चूंकि प्रधानमंत्री के मन की बात में कई बार उन्होंने टूरिज्म को लेकर बातचीत कही है, तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग भविष्य में टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं संभवतः हम लोग देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री के अलग अलग संबोधनों से जो प्रकट होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। अब मेरा एक आखिरी सवाल होगा राहुल, और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और वो आपके इकोनॉमिक विजन को भी दिखाएगा, क्योंकि वो आपका विश्लेषण होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो एक सपना ही रहेगा या सचमुच अब हकीकत बनने जा रहा है? देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी तो सपना है, लेकिन वो हकीकत बनेगा। हाँ, वो जो हकीकत बनने की जो समयावधि है, यानी कि जो 2024 का हमने लक्ष्य रखा था, वो 2024 को ना होकर आगे होगा। देखिए 2016-17 के बजट में प्रथम बार जो है कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की चर्चा हुई थी, और उसके बाद उस समय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने ग्रोथ रेट 8% माना था। देखिए ये चीजें कब चर्चा में आ रही थी, मैंने बताया कि उस समय कोरोना नहीं था, और हम लोग का ग्रोथ रेट उस समय वही 8% के 9% 8% हम लोग का ग्रोथ रेट हुआ करता था। लेकिन संयोग से कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बनी, घरेलू परिस्थितियां बनी कि वो ग्रोथ रेट हम लोग का उस समय टला। लेकिन अब जिस तरह से 20% का ग्रोथ रेट हम लोगों को नजर आ रहा है, तो हालांकि इस 20% के ग्रोथ रेट में हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि अभी भी जो जब हम लोग जीडीपी की संरचना का हम लोग अध्ययन करते हैं, जब देखते हैं जो उसमें 55% कहीं न कहीं उसमें हमारे खपत की भूमिका होती है, वही डिमांड कि हम लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं, खपत कितना कर रहे हैं। तो अभी भी हमारा खपत का स्तर जो है वो 2017-18 के स्तर पे हमारा खपत का स्तर बना हुआ है, इस 20% के विकास दर में भी। तो स्पष्ट है कि हम लोगों को जो यात्रा हमारी चलनी है, वो आप इसको मान के रखिए कि 2017-18 के स्तर पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि क्या हम लोग पीछे जा रहे हैं, लेकिन जिस बड़ी त्रासदी और दुर्घटना के साथ पूरी दुनिया वो बहुत अच्छी स्थिति है जी, वो बड़ी अच्छी स्थिति है, ये उपलब्धि है। ये पीछे जाना भी एक उपलब्धि है ये। तो आप इसमें जोड़ लीजिए कि अब यहाँ से अगर हम लोग इसी स्तर पे चलते हैं, तो आप उसको 4 साल 5 साल हम लोग उसको आगे कर सकते हैं उस लक्ष्य को, लेकिन उसको प्राप्त हम लोग जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि वो प्राप्त नहीं होगा। 2024 का जो लक्ष्य है उससे आगे की स्थिति देखनी पड़ेगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो उसका समय 2024 में तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब 24 हमारा पास में आ चुका है। 16-17 के समय से हम लोग, तो ये समय हम लोगों का निकला है, इस बीच में तमाम त्रासदियां हुई हैं, लेकिन हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आगे के बढ़े हुए समयावधि में प्राप्त करेंगे। 24 में नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए 27-28 में कर जाएंगे, 29 में कर जाएंगे। ये स्थितियां मैं देख पा रहा हूँ। ऐसी जो चुनौतियां राजनीतिक स्तर पर आ सकती हैं या फ्रंट पर आ सकती हैं, सीमा पर, बॉर्डर पर, मैं जिसका जिक्र करना चाह रहा हूं, तो अगर वो स्थितियां आई तो भी अर्थव्यवस्था अगर इसी स्तर पर आगे बढ़ी तो ग्रोथ रेट हमारा 2017-18 से आगे भी बढ़ सकता है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो स्थिति है वो 24 तो नहीं, लेकिन उससे आगे हम जरूर प्राप्त कर लेंगे। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ ना, बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए देश की सीमाएं और सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो धन की आवश्यकता है
वो धन है भारत के पास, भारत के लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग आराम से लड़ाई लड़ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की लोग काफी चिंता प्रकट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ है, तो देखिए मैं अभी भी कहूंगा कि कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वो वहां पे हमारी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। राइट। नेपाल, भारत नेपाल सीमा हो, भारत बांग्लादेश सीमा हो, इन जगहों पे हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। और उसके लिए अगर आर्थिक संसाधनों की जरूरत है तो वो हमारे पास, जिस जगह पे हम लोग आगे की जो यात्रा निकल रही है, वो उसमें कहीं पे कोई संकट की स्थिति नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे लिए सपना नहीं, हकीकत बनेगा। हो सकता है कि समय ज़्यादा लगे, क्योंकि कोरोना का दंश हम झेल रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि टीकाकरण का काम, जिसको हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, जिसमें हम रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, अगर ऐसा ही सफ़र हमारा जारी रहा तो यकीन मानिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से दौड़ेगी जिस रफ्तार से इस देशवासियों की अपेक्षा है। एबी स्टार न्यूज़ में आपको हमने इन सारी बातों पर ये बताया और ये दिखाने की कोशिश की कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक सेहत अब बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आप अपने सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से लड़ें, बचाव करें और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएं। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।